हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम मेडिवल एजुकेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें इन सबको ना, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इनकी मेजर डेट्स, कौन कौन सी कमीशन, उनकी मेजर डेट्स और उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि उस कमीशन में क्या हुआ था। ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है इसमें। तो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले भी हम देख चुके हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम रहा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया का देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हो चुकी थी, तो उसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस किया। मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली, एक्ट्स निकाले, जिसका असर एजुकेशन पे भी पड़ा। ठीक है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। मतलब इनने कोलकाता मदरसा इस्टेब्लिश कराया 1781 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता मदरसा। ठीक है, कलकत्ता मदरसा में क्या होता था, इसमें ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इस्लाम, मतलब इसमें इस्लामिक एजुकेशन दी जाने लगी। इस्लाम के ट्रेडिशनल मेथड्स, रूल्स वगैरह, इन सब की एजुकेशन दी जाने लगी। फिर उसके बाद सर विलियम जॉन्स, इनने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो यूनिवर्सिटी थी वो, उसमें मतलब ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन दी जाने लगी। ठीक है, ओरिएंटल एजुकेशन। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोल सकते हैं कि एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन टाइप से आ गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो गवर्नमेंट थी, उनने डिसाइड किया था कि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे 1 लाख रुपीज़ पर ईयर स्पेंड करेंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए वो खर्च करेंगे इंडिया के एजुकेशन पर। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इनने अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया में आए और अपना धर्म फैलाएं। अब जो कि इनने क्रिश्चियन मिशनरीज को, मतलब जो ईसाई लोग थे, उनको इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी और अपना धर्म फैलाने की परमिशन दे दी थी। तो वो लोग तो बाइबल वगैरह पढ़ते थे, तो वो इंग्लिश में रहती थी, तो फिर इंग्लिश का भी प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, और मेजर एक इवेंट इसमें ये हुआ था कि 1813 के चार्टर एक्ट में एक कंट्रोवर्सी भी ऐड है। कंट्रोवर्सी हुई थी कैसी, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, कि हमें पैसा जो 1 लाख रुपए दे रही है गवर्नमेंट, वो काय पे खर्च करना है। इंडियन एजुकेशन पे खर्च करना है, मतलब हिंदी में जो इंडिया में पहले से एजुकेशन चली आ रही है उस पर खर्च करना है, या ये पैसा हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन पे, वेस्टर्न एजुकेशन पे खर्च करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हुई थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में। फिर लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो हमने सुना है, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो आए, उनने एक बहुत ही अच्छा वो एक प्रपोज किया गवर्नमेंट को, कि हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसे रिवाइव करना चाहिए। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जागृत। मतलब इंडिया की जो एजुकेशन पहले के ज़माने में दी जाती थी जैसी, उसको हमें पुनर्जागृत करना चाहिए और उसे हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया का कल्चर है। फिर आए लॉर्ड मैकॉले 1835 में। अब लॉर्ड मैकॉले कैसे आए, 1813 की कंट्रोवर्सी के बाद लॉर्ड बेंट्रिक जो थे, इनने इनसे बोला, मतलब इन्होंने लॉर्ड मैकॉले से बोला कि आप इंडिया में जाइए और हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दीजिए कि हमें एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस है और किस एजुकेशन पे हमें स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट ये था कि मेरी एडवाइस, मतलब माय एडवाइस इज दैट वी शुड रिप्लेस इट्स एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, इट्स कल्चर। मतलब लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट भी दी और उनने गवर्नमेंट को क्या बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि
हर क्लास को, मतलब 3 क्लासेस होती थी, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि वी शुड ओनली एजुकेट, हमें सिर्फ अपर क्लास को और मिडिल क्लास को एजुकेशन देनी चाहिए। लोअर क्लास को हमें पूरे मास मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा एजुकेशन नहीं देनी है, भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। एजुकेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में दिया। फिर इसी के बाद, लॉर्ड मैकॉले के बाद ही इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है कि जैसे कि एक माउंटेन रहता है, एक पहाड़ रहता है, उस पे से पानी ऊपर से धीरे 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 नीचे आता है, वैसे ही हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब जैसे ऊपर से आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आते आते वो नीचे आता है। तो वैसे ही अगर हम ऊपर, मतलब अपर क्लास के लोगों को शिक्षित करते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास के लोगों को शिक्षित करते हैं, तो धीरे 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 उनके इन्फ्लुएंस में आके और लोग भी शिक्षित होने लगेंगे। इससे हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, हमारा पैसा भी बचेगा और हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को सबमिट की और उन्हें समझाया। फिर उसके बाद आता है वुड डिस्पैच, वुड्स मैनिफेस्टो। वुड डिस्पैच आया था 1854 में। इस कमिटी को लीड कर रहे थे, इस कमीशन को लीड कर रहे थे चार्ल्स वुड। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछ लिया जाता है कि वाई वुड डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच को क्यों बोलते थे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक इंडिया के फेवर में रिपोर्ट पास की थी। देखो, एजुकेशन पे तो ये रिपोर्ट पास हुई थी, फिर उसके बाद पहले मैग्ना कार्टा नाम की एक रिपोर्ट थी जिसमें बैरून्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है, और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था और ये फर्स्ट रिपोर्ट थी जो इंडियन के फेवर में थी। इसलिए फिर वुड डिस्पैच को भी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की भी ये फर्स्ट रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी, इसलिए वुड डिस्पैच को भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाने लगा। ठीक है, अब इस मैनिफेस्टो के अंदर वुड डिस्पैच में बहुत सी नई चीज़ें आई। जैसे वुड डिस्पैच के अंदर डिसाइड किया गया कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ इंग्लिश पे ही बेस्ड नहीं रहेगी। इंडियंस को एक ये रिलीफ मिलेगा कि अब जो एजुकेशन है वो 2 लैंग्वेजेस में दी जाएंगी, वर्नैकुलर लैंग्वेज और एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेज। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इन्हें इनकी रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी, जो इनकी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज है, या फिर हिंदी में, और जो हायर एजुकेशन है वो इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे ये दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ सकेंगे। इस डिस्पैच में, वुड डिस्पैच में उतना ही एम्फेसिस या उतनी ही इम्पोर्टेंस वुमेन्स को भी दी गई। वुमेन्स एजुकेशन, मतलब वुड डिस्पैच में बोला गया कि वुमेन्स एजुकेशन हमें अपने सिस्टम के हर लेवल पर देख के चलना होगा कि वुमेन्स को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। वुमेन्स को एजुकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये चार्ल्स वुड ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था। फिर 1857 में हम जानते ही हैं कि रिज्यूम चेंज हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था और ब्रिटिश क्राउन ने टुक ओवर कर लिया था, मतलब पूरी पावर ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1882 हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये लॉर्ड रिपन, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड रिपन के अंडर आया था। हंटर कमीशन भी 2 हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हंटर कमीशन 1882 लॉर्ड रिपन के अंदर आया था और इसे लीड कर रहे थे विलियम हंटर। इस कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल बॉडी पे छोड़ दी और एम्फेसिस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, इन्होंने हायर एजुकेशन को पूरी तरीके से छोड़ दिया और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ही अपना पूरा कंसंट्रेशन रखा। ये था हंटर कमीशन। फिर उसके बाद 1937 में वर्धा स्कीम।
महात्मा गांधी ने 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की लंदन में। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटियोरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमें बचाना चाहिए। तो इन्होंने 1937 में एक मीटिंग बुलाई वर्धा में, जिसमें सारे एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस लीडर और जो महात्मा गांधी ने लीड की थी। इस मीटिंग के बेसिस पे एक कमेटी तैयार की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इस कमेटी में तीन बेसिक रेजोल्यूशन या तीन मेन फीचर्स दिए गए, जो कि थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन 7 से 14 साल तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और एजुकेशन मिलनी चाहिए सेल्फ रिलायंस, मतलब बोलते ना क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन। इन्होंने एक ऐसी एजुकेशन का प्रपोजल दिया कि बच्चे अगर बनाना सीखेंगे वहीं पे बच्चे पढ़ेंगे, और वहीं पे बच्चे मिट्टी के घड़े या खिलौने बनाना सीखेंगे, ताकि आगे जाके वो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो खुद अपना जीवन चला सके, खुद कमा सके और अपना जीवन चला सके, ठीक है। तो क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन या सेल्फ सफिशिएंट एजुकेशन। फिर सैडलर कमीशन, छूट गया था, सैडलर कमीशन 1917 में आया था। इसमें एक मेजर जो इसका फीचर है या जो इसका बेसिक प्रपोजिशनल था वो ये था, यूनिवर्सिटी में 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, मतलब जो डिग्री प्रोग्राम होगा वो 3 साल का होगा, और उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक ओनर्स, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें ओनर्स प्रोग्राम, और जो जिनको सिर्फ पास होना है, मतलब एवरेज नंबर से पास होते हैं, उनके लिए जनरल या डिग्री प्रोग्राम, जनरल कोर्स या डिग्री प्रोग्राम, ये हमें सैडलर कमीशन में बताया गया था। अब उसके बाद एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता का सूरज देखा, ठीक है। उसके बाद अब एजुकेशन में क्या क्या नए मोड़ आए इसमें, तो सबसे पहले राधा कृष्ण कमीशन आया 1947 और 48 में, ठीक है। ये इसको विश्वविद्यालय कमीशन भी बोला जाता है, राधा कृष्ण कमीशन और विश्वविद्यालय कमीशन 1947 और 48 में। इसको लीड किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक है। इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेड थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। फिर 1952 और 53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये कमीशन भी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसे हम बोलते हैं मुदारियर कमीशन। ये लीड किया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदारियर ने, ठीक है। इस कमीशन में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई, मतलब ऐसी दी गई कि मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने चाहिए। अब मल्टीपर्पज़ स्कूल क्या होता है? मल्टीपर्पज़ स्कूल होता है कि उसमें सिर्फ एक ही एजुकेशन प्रोवाइड ना की जाए, एक ही सब्जेक्ट, उसमें हमें क्राफ्ट से रिलेटेड एजुकेशन भी मिले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन भी मिले, मतलब हर तरीके की एजुकेशन मिले। और ये बेसिकली था किसके लिए? सेकेंडरी एजुकेशन। नेम से ही हम समझ सकते हैं, अभी तक जितनी भी पॉलिसियाँ थी वो हमने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन पे ही ज़्यादा बेस्ड थी और हायर एजुकेशन पे भी फोकस कर रही थी। लेकिन अब जो सेकेंडरी बीच में जो एजुकेशन आती है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पे ये पहली बार कोई कमीशन बना था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है वो वाइस चांसलर हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो, ठीक है। और इसमें स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में भी ये बताया गया कि रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा, मदर लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। कैरिकुलम इनका फ्लेक्सिबल, कैरिकुलम मतलब सिलेबस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें टीचर्स को कैसी एजुकेशन देनी है, मतलब टीचर की एजुकेशन की बात की गई कि टीचर इतने एजुकेट होने चाहिए तभी वो स्कूल्स में पढ़ा पाएंगे। फिर इसमें एग्ज़ाम्स और एवोल्यूशंस के बारे में बोला गया कि इंटरनल एग्ज़ाम्स हमें लेने चाहिए, मतलब
इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो असेसमेंट टेस्ट या जनरल टेस्ट, और रिपोर्ट कार्ड भी हमें प्रोवाइड अच्छे से बना के करना है। फिर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल होता है, वोकेशनल मतलब होता है व्यावसायिक एजुकेशन, इसके अंदर आता है मल्टीपर्पज़ स्कूल, ठीक है। को एजुकेशन, मेन एक पॉइंट कह सकते हैं इसका, को एजुकेशन मतलब गर्ल्स को सेपरेट एजुकेशन देना, गर्ल्स के लिए भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जितनी बॉयज़ को या मेंस को मिल रही है उतनी ही एजुकेशन गर्ल्स को मिलना, रिलीजियस एजुकेशन, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन आता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने ही गिव एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम। देखो इन्होंने ना एम्फेसिस दिया नेशनल एजुकेशन सिस्टम को कैसे कंबाइन करना है, मतलब सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एजुकेशन कैसे बनानी है। इन्होंने मेन फोकस अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे दिया कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें पढ़ने, हर सब्जेक्ट पढ़ने की है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाने की भी है। इसमें सजेशन रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन भी दिए गए। फिर इसमें कैरिकुलम जो था वो 10 ईयर्स का सेट किया गया, कि जो 10 ईयर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जो अभी हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, अभी 2020 पॉलिसी में स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसके पहले जो स्ट्रक्चर था उसको भी ऐसे ही डिवाइड किया गया था 10 ईयर्स, मतलब ऐसे 5+4, 5+3+2 ऐसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। फिर इसमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इन सब के बारे में बात की गई कि जो एजुकेशंस पे एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, अब हमें उन फील्ड की एजुकेशन पर एम्फेसिस देना है। एग्रीकल्चर एजुकेशन, वोकेशनल, टेक्निकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को रिसर्च बेस कर दिया गया कि अब हमें एम्फेसिस, जो इम्पोर्टेंस जो है वो रिसर्च फील्ड में ज़्यादा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, ये पॉलिसी जो थी इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने ये पॉलिसी मतलब 1968 में अनाउंस की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, ठीक है। इस पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारे रिकमेंडेशन दी गई यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, वुमेंस एजुकेशन के बारे में, और अडल्ट एजुकेशन, इवन जो अडल्ट्स हैं उनको भी मतलब एक रास्ता खोल दिया था उनके लिए भी कि हाँ अब वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। फिर इसमें साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इस टाइम पीरियड में साइंस और रिसर्च एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था, ठीक है। फिर पार्ट टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, इवन जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सुना ना, पार्ट टाइम कॉलेजेस, मतलब ओपन स्कूल, ओपन कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस हैं जो शाम के टाइम भी रन होते हैं, जो सुबह नहीं शाम टाइम रन होते हैं, ठीक है, शाम के टाइम में रन होते हैं, वो स्कूल, मतलब पार्ट टाइम एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई थी। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इस पॉलिसी को दिया था राजीव गांधी जी ने, और इसका टाइटल था चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर था, इसमें स्ट्रक्चर चेंज होके स्ट्रक्चर इसका क्या था, 10+2+3, ठीक है, ये इस पॉलिसी का स्ट्रक्चर था। फिर आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020 की पॉलिसी अभी आई है, और इस पॉलिसी के, ये पॉलिसी जो है इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 2020 पॉलिसी में बहुत ही सारी रिकमेंडेशन है, बहुत ज़्यादा है हमें इसमें पढ़ने के लिए, बट बेसिकली हमें मेजर इसका इतना पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर चेंज होके कितना हो गया है, 5+3+3+4, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। 86 की पॉलिसी में स्ट्रक्चर था 10+2+3, और 2020 की पॉलिसी में स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज होके 5+3+3+4, मतलब 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसको भी डिवाइड किया गया है 3+2 में। फिर 3 साल की हायर सेकेंड, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन,
ऐसे करके इसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है। और फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स। अब इंटीग्रेटेड कोर्स BA या बीएड अब अलग से नहीं होगी। 2020 की पॉलिसी के अंदर ये एक पॉइंट निकला है कि बीएड अब अलग से नहीं होगी। जो भी बच्चे हैं वो 9th क्लास से ही अपना सब्जेक्ट डिसाइड करके उस फील्ड में जाएंगे और अपना कॉलेज में आते ही अपनी उसी फील्ड का उसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेंगे, ठीक है। और 2020 की पॉलिसी के अंदर एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इसमें परख नाम का एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे परख नाम का एक एजुकेशनल वेबसाइट ही लॉन्च हुई है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे आप जाके परख PARAKH ये वेबसाइट का है, आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो हर चीज़ मिल जाएगी। गवर्नमेंट वेबसाइट है, सब मिल जाएंगे इस पे। किसी भी क्लास के नोट्स या जो भी आपको चाहिए हो स्टडी रिलेटेड मटेरियल, वो सब आपको इस पे प्रोवाइडेड है। इतनी ही है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ज़्यादा डिटेल में हमें इसे नहीं पढ़ना था, तो सिर्फ मेजरली हमें इसमें डेट्स याद रखनी है, कमीशंस, उनकी डेट्स और कौन से कमीशन में क्या हुआ था, सिर्फ 1 या 2 लाइन में उतना ही याद रखना है।